राधे राधे सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है इस पीवाईक्यू सीरीज़ का 19 सितंबर की शिफ्ट नंबर 3 के 25 क्वेश्चंस आज हम इस मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज़ क्लास में लगाने वाले हैं। तो बिना देरी करे क्लास पे बढ़ते हैं। और आपको पता है बढ़ने से पहले जो हमारा थीम श्लोक है इसको हम सब एक बार मन में दोहरा लेंगे। और जब मन में दोहरा लिया है तो इसी के साथ आज की क्लास जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि रहने वाला है ये। इन अ काइट ए बी सी डी लॉन्गर डायगोनल बी डी इज ड्रॉन if angle ABD equals to 54 degree and angle ADB equals to 50 degree, then what is the measure of angle DCB? मतलब एक पतंग है, एक काइट है। आपको पता है शेप क्या होता है? ऐसा शेप होता है कुछ, है ना। और काइट की खास बात क्या होती है कि ये जो साइड है ये इसके इक्वल होती है और ये जो है इसके इक्वल होती है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि एक डायगोनल है बी डी, तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। बी डी डायगोनल हमने लॉन्गर वाला जो है यही होगा, ये हमने ड्रॉ कर दिया। एंगल ए बी डी हमें ये 54 दे रखा है, अच्छी बात है। ए डी बी ये हमें 50 दे रखा है। हमसे पूछा है डी सी बी, डी सी बी हमसे ये वाला एंगल जो है ये पूछा है हमसे। तो अब मैंने आपको सब चीज़ बता दी, आप समझने की कोशिश करना। जब हम क्या बोलते हैं वो लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों का सम जो है वो 180 आ जाएगा इस ट्रायंगल में, उससे हमें ये एंगल मिल जाएगा। ये एंगल हमें कितना मिलेगा? तो 180 में से 50 माइनस करो, 130, और 130 में से 54 माइनस करो तो आएगा 76। अगर ये 76 है तो ये वाला भी 76 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप जब कॉन्ग्रुएंसी लगाएंगे दोनों ट्रायंगल के बीच में तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड जो है ये वाली साइड जो है वो कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग वाले। तो उसी तरह से एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 76 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी मतलब शुरुआत तो हमने अगर हमें सब कुछ याद होगा, अगर हमने एंगल्स ट्रायंगल्स वगैरह सब कुछ पढ़े होंगे तो हमें ये क्वेश्चन जो है इजीली कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। 3 कैंडिडेट एक्स वाई एंड जेड पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। ठीक है, एक्स गॉट 30% मोर वोट्स देन वाई, किससे? वाई से। एंड जेड गॉट 25% मोर वोट्स देन वाई, यहाँ पे भी वाई की चर्चा हो रही है। बोला गया कि x ने z को ओवरटेक किया 5000 वोट से। अब देखो तीन लोगों की बात की गई, x, y और z, और x और z की कंपैरिजन हम y से कर रहे हैं। तो y की मान लो कि मतलब कि उसको 100% वोट मिले हैं। ठीक है, x को 30% ज़्यादा मिले हैं तो मतलब कितना है? 130 हो जाएगा। और z को 25% ज़्यादा मिले हैं तो मतलब 125 हो जाएगा। अब आपसे बोला गया कि x और z, x से जो z आगे है वो 5000 वोटों से है, और यहाँ पर परसेंटेज में देखा जाए तो कितना? 5 वैल्यू से आगे है ना। और इस 5 की वैल्यू की कीमत दे रखी है आपको 5000 वोट्स, लिखा है ना। एक्स ओवरटुक जेड बाय 5000 वोट्स। ठीक है, एक की कितनी होगी? एक की होगी 1000। क्लियर? आपसे पूछा क्या है कि अगर 71% वोटर्स वैलिड हैं, है ना, बाकी सबके जो वोट्स हैं वो इनवैलिड हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन दी वोटिंग लिस्ट कितना होगा? तो वही होगा 71% ऑफ एक्स, मतलब कि अब एक्स मतलब कि इन तीनों का, तो एक को इतने मिले, एक को इतने मिले, एक को इतने मिले, मतलब तीनों मतलब कि जो लोग होंगे वो तीनों का प्लस ही तो होगा, तो तीनों को प्लस प्लस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 553, मतलब टोटल इतने हैं, इतने लोग हैं टोटल। ठीक है, अब इसका 71% जो है वो वैलिड है, तो निकाल लो भैया इसका। इसका 71% ना, सॉरी ये तो टोटल नंबर वोट्स है ना जो डल गए, मतलब 71% ऑफ टोटल
ये टोटल वैलिड वोट्स हैं, टोटल वैलिड वोट्स हैं ये, ठीक है। 71% ऑफ टोटल इक्वल्स टू 355, 355, ठीक है। एक की कीमत 1000 थी तो 355 की कितनी होगी, इतना, ठीक है। कट कर लो आप टोटल निकालने के लिए, तो टोटल कितना जाएगा, टोटल आएगा आपका 355, 1230, 71 और 100 ऊपर, साफ साफ दिख रहा है ये 5 गुना है, तो 5 लाख समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं वापस समझा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप कुछ चीज़ें समझना है यहाँ पे, ठीक है। 3 लोग थे, एक्स को 30% ज़्यादा वोट मिले वाई से, ठीक है। जेड को 25% ज़्यादा वोट मिले वाई से, वाई की चर्चा हो रही है, मतलब 3 लोगों ने इलेक्शन लड़ा, 3 लोगों को वोट मिले, ठीक है। और आपको पता है जब वोट मिलते हैं तो वो वैलिड वोट होते हैं, ठीक है। जो हम वोट कैलकुलेट करते हैं स्टार्टिंग में सब लोग वोट डाल देते हैं, उसके बाद काउंट होते हैं कौन से वैलिड है कौन से नहीं है ना। और उसके बाद फिर आगे पता चलता है कि भाई इसको इतना मिला, ए को इतना मिला, बी को इतना मिला, सी को इतना मिला। तो ये जो वोट हैं ये टोटल वैलिड वोट्स की बात कर रहे हैं हम। तो एक्स को मिला, अगर हम वाई को 100 मान लें तो एक्स को 130% मिला और जेड को 125% मिला, टोटल मतलब 355% वैलिड वोट्स थे, ठीक है ना ये चीज़। और बोला गया, ये लाइन पढ़ो आप, एक्स ने जेड को ओवरटेक किया 5000 वोट से, एक्स जो है जेड से जीता 5000 वोट से, लेकिन हमें दिख रहा है कि एक्स जो है यहाँ पे 5 से जीता है, तो मतलब 5 की कीमत जो है 5000 है, तो एक की कीमत 1000 होगी और 355 की कीमत होगी 35,000, ठीक है। अब बोला गया कि 71% वैलिड वोटर्स थे, ठीक है। 71% लोगों ने वोट किया, सॉरी वोटर्स थे जिन्होंने वोट किया था, ठीक है। बाकी सब जो है इनवैलिड हो गए या फिर बाहर निकाल दिया गया। तो 71% टोटल में से उसकी कीमत हमें ये दे रखी है, बस वहीं से हमने टोटल की कीमत निकाल ली जो कि प्रेजेंट है वोटिंग लिस्ट में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे आते हैं, आगे हमें एक टेबल दे रखा है, द गिवन टेबल shows number of candidates arrived appeared in an interview for different post A B C D E F, ठीक है। इतनी 5 पोस्ट हैं, 6 पोस्ट हैं, इनके लिए अलग अलग कैंडिडेट अपीयर हुए। आपको बताना है कि व्हाट इज द नंबर, एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर पोस्ट C D E F। तो C D E F, C D E F के लिए एवरेज कितने कैंडिडेट हैं, तो भाई पहले इनको जोड़ लो, इनको जब जोड़ोगे तो आएगा आपका 9, ठीक है। एवरेज निकालना है, 4 है तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 7 दुआ दुआ 5, 7225 आपका आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर, इजी था। क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको देखना है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि टेबल हो या ग्राफ हो उसकी फॉर्म में जो डेटा देता है वो थोड़ा क्वेश्चन जो है इजी पूछ लेता है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना। पर क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि आप मान लो कि सारे क्वेश्चन ही इजी दे देगा अगर ग्राफ में है टेबल में है तो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आगे आते हैं, आगे हमें एक पाई चार्ट देखा है, हमसे बोला गया है कि द पाई चार्ट बिलो shows the expenditure of a country on various sports during a particular year, ठीक है। एक कंट्री जो है स्पोर्ट्स पे कितना खर्चा करता है वो दिखा रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा ये ध्यान दो, इफ द व्हाट इज द एवरेज, एवरेज निकालना है हमें, ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन टेनिस, गोल्फ, स्विमिंग और बास्केटबॉल का एवरेज निकालना है। पहले देख लेते हैं टेनिस कौन सा है, टेनिस ये रहा, गोल्फ, स्विमिंग, बास्केटबॉल, ठीक है। देखें तो एक ये है, ये है, ये है, ये, इनका हमें एवरेज निकालना है। क्लियर, बोला गया कि इफ द एक्सपेंडिचर ऑन क्रिकेट इज 72 लाख, अगर क्रिकेट, क्रिकेट कौन सा है, क्रिकेट है ये ब्लू वाला, मतलब ये 60%, इस पे जो एक्सपेंडिचर है 60% की कीमत, 60 डिग्री की कीमत जो है वो 72 लाख रुपए है, ठीक है। ये चीज क्वेश्चन इजी हो गया, 60 डिग्री की कीमत जो है वो 72 लाख है। तो
पहले हमें किसका निकालना है, इन सबको जोड़ लेते हैं। 52 हो गया, 85 हो गया, 45 हो गया, 48 हो गया, 0, 23, 230 डिग्री की निकालनी है हमें कि 230 डिग्री का निकालना है। तो पहले 10 डिग्री का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 से भाग 12 लाख, तो 230 डिग्री का कितना आएगा, 23 × 12, ठीक है, इतना आएगा। क्लियर। हमें एवरेज निकालना है, एवरेज निकालना है तो एवरेज 4 है ये, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, 23 × 12/4, 4 तिया तो कितना आ गया, ये आ गया 69। 69 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। तो 69 जो है वो खर्चा है इन चारों स्पोर्ट्स पे ऑन एवरेज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेटिव नहीं है, पर मतलब एक अगर आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है, मतलब कि वैसे तो देखो ये 20 to 30 डिग्री एंगल है, मतलब कि 23 का मल्टीपल होगा, कोई भी होगा, तो ये तो आप, और ये तो आप वैसे ही एलिमिनेट कर सकते थे, है ना, क्योंकि ये 23 का मल्टीपल है ही नहीं, समझ रहे हो। तो ये दोनों तो आपका एलिमिनेट कर सकते थे, तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। और बाकी आप किससे लगाएंगे कि देखो जैसे ये भी 3 का, यहाँ पे 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल होगा, है ना, मतलब 3 ये दोनों भी 3 के मल्टीपल है, तो मतलब सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आगे आते हैं। इन अ रेक्टेंगुलर फील्ड द सम ऑफ द लेंथ एंड ब्रेथ इज 9 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड में सम दे रखा है लेंथ और ब्रेथ का 9 सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया दे रखा है 18 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आगे पढ़ते हैं। इफ लेंथ इज ए, लेंथ को अगर ए माने, ब्रेथ को बी माने, तो कहने का मतलब a प्लस बी आपको 9 दे रखा है और a इंटू बी आपको दे रखा है कितना, 18, ठीक है। आपको निकालना है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आप ये समझो, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको ये फॉर्मूला तो पता ही होगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। अब हमें माइनस ए बी लाना है यहाँ पे, इसकी जगह हमें माइनस ए बी लाना है। तो अगर दोनों साइड हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों साइड हम -3ab कर देंगे, है ना, तो -3ab कर देंगे तो क्या यहाँ पे -ab आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए इसका फॉर्मूला जो है वो ये बन गया, तो हम इजीली निकाल सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab। ए प्लस बी का फॉर्मूला वैल्यू दे रखी है 9, तो 9 का स्क्वायर -3ab की वैल्यू कितनी दे रखी है 18, 81 - 54 यानी कि लास्ट में 7 आएगा, 27 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, काम आ सकता है, इतनी जल्दी रिकॉल नहीं होता है। पर a प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -ab आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर रखना अपने दिमाग में, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 8। अब देखो फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछ लिया, यहाँ पे 8 का पूछा, पिछली बार हमने 11 का करके दिखाया था। तो 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल क्या बोलता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो आपके 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो आपसे पूछा है कि कौन सा नहीं होगा। सिंपल सी बात, एक तो पहली बात यहीं समझ लो आप, यहीं आपको आंखों से दिख रहा होगा भाई, ये लास्ट में ऑड नंबर है। 8 की टेबल में लास्ट में कभी भी ऑड नंबर आएगा ही नहीं, है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। पर अगर सारे इवन होते तो आप लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो डिवाइड करके देखते, अगर मिलता आपको आंसर तो वो डिविजिबल मतलब नहीं होता, ठीक है। यहाँ तो हमें साफ साफ दिख गया कि भाई ऑड नंबर है, ऑड नंबर कैसे होगा डिविजिबल, सोचने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब देखो ये फॉर्मूला आपको दे रखा है, मतलब पक्का इस फॉर्मूले से बेस पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं। 3 कंपनीज का एक्सपेंडिचर दे रखा है ABC का, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द इनकम ऑफ कंपनी सी इन 2003 की बात की गई है यहाँ, मतलब इसकी बात की गई है। तो इनकम का फॉर्मूला क्या है, इनकम का फॉर्मूला है एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपेंडिचर इंटू प्रॉफिट परसेंटेज इंटू 100। निकाल लो यहीं से, एक्सपेंडिचर कितना है 50, एक्सपेंडिचर 50 इंटू प्रॉफिट 55/100,
कट किया, 200 कट किया, 27.5, 50 इंटू 27 प्लस 50 प्लस 27.5 यानी कि 77.5। ईजी, क्योंकि आपको ऑलरेडी ये फॉर्मूला दे रखा था। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान देना है, कभी कभी हम इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं। देखो हमने ऑलरेडी ये फॉर्मूला दे रखा हुआ है। ये वाला, ठीक है। ऑलरेडी क्वेश्चन बोला, बस इसमें वैल्यू पुट करनी थी। एक्सपेंडिचर कितना हमारा 50 है और प्रॉफिट 55 है, बस वैल्यू पुट की आंसर निकाला, खटाक से सॉल्व। आई होप आपको समझ में आया होगा, इजी। आगे चलते हैं। इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 462 एंड द सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री, देन फाइंड द रेडियस। आपको एरिया ऑफ सेक्टर तो पता ही है क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। आप इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 462 दे रखी है, सेंट्रल एंगल 120 दे रखा है, आपको रेडियस निकालनी है ना, रेडियस निकाल लो भाई। 22 आर स्क्वायर इंटू 120 अपॉन 360, 462 कर लो, 21, ठीक। तिया आर स्क्वायर 7 तिया 21, हाँ तो 21 इंटू 21, तो आर कितना आ जाएगा, आर 21 आ जाएगा, है ना। जब आर स्क्वायर 21 का स्क्वायर है तो आर कितना आएगा, 21 आएगा। क्लियर। तो ये फॉर्मूला भी आप याद कर लेना, इसको भी मैंने आपको बहुत बार करवा रखा है। और आपको पता होना चाहिए सेक्टर के 2 फॉर्मूले हैं, दूसरा फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ शायद आपको, पर दूसरा फॉर्मूला कब यूज आता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर आर्क की लेंथ दे रखी है जिसको हम एल मान लें, है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ इंटू आर इंटू एल। समझ रहे हो, मतलब कि ये ऐसे सर्कल मान लो, ये सेक्टर मान लो, अगर हमें रेडियस तो पता ही है लेकिन हमें ये आर्क इसकी लेंथ भी पता है, तो हम उससे हम इस सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं हाफ इंटू आर इंटू एल करके। ये फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, ये भी मतलब बहुत बार पूछा गया है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो मैंने ये फॉर्मूला जो है बहुत बार यूज़ करके दिखाया है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। आगे चलते हैं, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन के बारे में वापस मैंने बताया था, बोर्ड मास फॉलो करना है। बोर्ड मास में पहले ऑफ आता है 8 इंटू 2 16, फिर डिवाइड आता है 5, फिर मल्टीप्लाई आता है 35। तो ये आ गया 35 माइनस 16 प्लस 6 यानी 35 माइनस 10 यानी कि 25 आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर होगा, इजी था। आगे आते हैं, 2 इनलेट पाइप्स P1 एंड P2 कैन फिल अ सिस्टम इन 20 आवर्स एंड 30 आवर्स, ठीक है। दे वर ओपन एट द सेम टाइम, दोनों को सेम टाइम पे ओपन किया गया, बट पाइप 1 हैड टू बी क्लोज्ड 5 आवर बिफोर द सिस्टम इज फुल। अब इस लाइन का मतलब आप बहुत ध्यान से समझना, ये लाइन बोलना क्या चाह रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। हाइलाइटर मैंने लगता है गलत इस्तेमाल कर लिया, चलो कोई बात नहीं। ये लाइन बोलना चाह रही है कि पाइप P1 को हमने 5 घंटे पहले बंद कर दिया। अगर पाइप P1 को हमने 5 घंटे पहले बंद कर दिया तो दूसरा पाइप तो चलता रहा, समझ रहे हो। तो मतलब P2 जो है वो पूरा टाइम तक चला, P2 जो है वो पूरे टाइम तक चला, और P1 जो है वो 5 घंटे पहले, अगर पूरा टाइम T मान लें तो T से 5 घंटे पहले उसको बंद कर दिया गया। इतनी सी बात क्लियर होगी। ये बस यही लाइन का मेन मतलब था। आपसे पूछा गया कि दोनों को कितने घंटे लगे। अब दो P1 P2, ठीक है, एक 20 की स्पीड से एक 30 की स्पीड से एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 60 आ गया, एफिशिएंसी 3 इसकी 2 इसकी, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी 5 हो गई, ठीक है। अब समझो, अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, ये मैं हटा देता हूँ, ये समझाने के लिए मैंने बस बताया था आपको, ठीक है। ठीक है, समझने वाली बात क्या है, देखो तो हमसे पूछा गया कि टोटल दोनों कितने घंटे में भरेंगे, और टोटल दोनों की एफिशिएंसी 5 है,
तो मतलब जो आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल तो होना चाहिए, समझ रहे हो। तो देखो 5 का मल्टीपल ये दोनों तो है नहीं, तो ये दोनों तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या बोलते हैं, आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सिंपल आप ऑप्शन से कैसे करते हैं। मान लो आपने ऑप्शन लिया पहला वाला ऑप्शन लिया और 15 है, दूसरा और लास्ट वाला ऑप्शन जो है डी वाला जो है वो 10 है, ठीक है। आपसे बोला गया P2 जो है वो पूरे के पूरे उतने ही घंटे काम चलता है, मतलब अगर 10 घंटे का काम है तो P2 जो है 10 घंटे ही चला, ठीक है। और P1 जो है 5 घंटे पहले बंद हो गया, मतलब कि 10 में से 5 घटाओ तो 5 घंटे पहले बंद हो गया। सेम इस केस में देखो, ये P1 जो है P2 जो है 15 घंटे चला, लेकिन ये कितने घंटे चला, 10 घंटे चला, ठीक है। 3 की एफिशिएंसी 10 घंटे चला तो मतलब 30 आ गया, 2 की एफिशिएंसी से 15 घंटे यानी 30 आ गया। तो देखो टोटल काम 60 हुआ कि नहीं हुआ, 60 निपटा दिया इसने। अब यहाँ देखो 3 की एफिशिएंसी से 15 हुआ और 2 की एफिशिएंसी से 20 हुआ, मतलब टोटल काम कितना है 35, मतलब पूरा फिल नहीं हो पाया, तो यहाँ पर टंकी पूरी भर नहीं पाई, यहाँ पर भर पाई, तो मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से हम ऑप्शन के थ्रू करें तो बेटर रहेगा। और वैसे आप इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं जनरली इसे मैं अगर सोचता हूँ तो फिर मैं इस नॉर्मल इसी तरीके से कर देता हूँ, इसलिए मैंने आपको ये बताया, अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 11 पे आते हैं। इफ tan थीटा इक्वल्स टू 5/8, तो tan थीटा की वैल्यू जो है वो 5/8 दे रखी है और आपसे ये इक्वेशन सॉल्व करने को बोला है। सिंपल सी बात है, पर देखो 1 प्लस कॉस है 1 माइनस कॉस है, तो ये तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सेम नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, ठीक है। मतलब साइन बाय कॉस में यानी कि साइन बाय कॉस कॉमन ले लो, यानी कि tan स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। tan हमें पता है 5/8, तो 5/8 का स्क्वायर कितना होगा 25/64, इजी था। देखो अब कितना बड़ा लग रहा है देखने में, है ना, आपको लगेगा कि पहली बार में होगा नहीं, लेकिन एक बार जब भी आपको कोई टफ सिचुएशन आए 5 मिनट के लिए सांस लो और ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, ठीक है, आपका माइंड भी क्लियर हो जाता है और आपको एक क्लियर पाथ दिख जाता है। कोशिश करके देखना कभी भी, ऐसा नहीं बोल रहा कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, लेकिन लाइफ में अगर कोई भी टेंशन हो, आपको दिमाग में काम नहीं कर रहा हो, तो बस 5 मिनट जो है 5 मिनट टाइमर लगा लीजिए, 5 मिनट जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए, सांस लीजिए लंबी लंबी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अनुभा सोल्ड हर स्कूटर फॉर 23,358 गेनिंग 1/6 ऑफ दिस सेलिंग प्राइस। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं, बहुत बार किए हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है, इसने सेलिंग प्राइस पे गेन किया 1/6, जबकि प्रॉफिट जो है हमेशा सीपी पे निकलता है। हमसे गेन परसेंटेज पूछा तो हमें गेन परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस की बात की है। मतलब इसको अगर सेलिंग प्राइस मान लो 6 है, सेलिंग प्राइस 6 है तो 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब कि 1 का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ तो सीपी कितना रहा होगा, सीपी 5 रहा होगा, सीपी 5 रहा होगा तभी तो 1 का प्रॉफिट हुआ, बात समझे। अब तो बोला गेन परसेंटेज निकालो, भाई 1 का फायदा हुआ, सीपी कितना है 5 पे फायदा हुआ, आप निकाल लो परसेंटेज 20%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, ये क्वेश्चन इसमें जो आप ये चीज़ देख रहे हो ये आपको फंसाने के लिए दे रखी है कि भाई अगर इन्होंने ये दे रखा तो मतलब आप सोचेंगे कि भाई ये कहीं तो इस्तेमाल होगी, ऐसे कैसे, मतलब यार पेपर बना रहे हैं भाई, उनको इतना भी नहीं पता क्या भाई कि क्या फालतू क्यों दे रहे हैं जब यूज़ ही नहीं करना, तो ये चीज़ समझो आप, ठीक है। ये आपको मतलब कि वो एक सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए है, ठीक है। नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवा रखे हैं, 2 3 5 6 करवा रखे हैं, जो पिछले आप अगर मेरी वीडियो प्रॉपर स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं तो आपको आइडिया मिलेगा कि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय अ पुलिस मैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 195 मीटर, कितने कितने मीटर दूर है 195 मीटर दूर एक पुलिस वाले ने एक थीफ को स्पॉट किया, ठीक है। और आपको पता है
थीप भागता है, पुलिस उसके पीछे भागती है। द स्पीड ऑफ थीप की जो चोर की जो स्पीड है वो है 22 किलोमीटर प्रति आवर, और पुलिस वाले की है 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपको बताना है देन हाउ फार वुड द थीफ हैव रन इन मीटर बिफोर ही इज ओवरटेकन। पकड़े जाने से पहले चोर कितना भाग चुका है ये आपको बताना है। देखो, आपको दो स्पीड दे रखी है और दोनों जो हैं थीफ और पुलिस दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो आपको रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, वो निकलेगी दोनों को माइनस करके। 27 माइनस 22 यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 5 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करेंगे। ठीक है, आपको निकालना कितना है, 195 निकालना है, क्योंकि 195 ऑलरेडी दूर है, तो मतलब 5000 मीटर 1 घंटा यानी कि 60 × 60 सेकेंड। ठीक है, तो एक कितना होगा, एक हो जाएगा आपका 2 0 कट कर लो आप यहीं से। ठीक है, ये 6 दूनी 36, 36 बाय 5 आपका 1 मीटर कवर करेगा, तो 195 कितना करेगा, 195 होगा 360 36 × 5 × 195 सेकेंड में। ठीक है, इतना आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे सॉरी ये 50 था ना, ये 50 है, यहाँ पे 50 आएगा। ओके, अब आपको पता है कि ठीक है 195 मीटर कवर करने में इनको इतना सेकंड टाइम लगेगा। ठीक है, आपको निकालना है कि चोर कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस क्या होता है, आपको स्पीड इनटू टाइम। चोर की स्पीड कितनी है, चोर की स्पीड है 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर को अगर हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5 × 18 करेंगे। ठीक है, तो 22 × 5/18 जो है उसकी स्पीड हो गई, और टाइम कितना है, टाइम आपको अभी मिला है 36/50 × 195। कट कर लो, कट करने से सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 11 हो गया ये, और ये कितना हो गया 9, 9 चौको 36, 5 दम 50। ठीक है, और क्या बचा आपका 5 दूना और 5 9 39। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो 11 दूनी 22, 22 × 39 यानी कि 858। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आंसर हो गया। इतना डिस्टेंस जो है चोर कवर कर लेगा, उसके बाद पकड़ा जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, हमेशा रिलेटिव जब हम रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं तो हमें चीज़ देखनी होती है कि वो किस डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो जो है स्पीड माइनस होगी। अगर दोनों अपोजिट में हैं, एक मान लो यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, तो स्पीड जो है वो हमेशा प्लस होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दे रखी है, आपसे पूछा गया है कि कौन सी जो है इसमें सही बैठेगी, ए और बी की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो। देखो, ए एक्स इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 होल में वाई इक्वल्स टू 4। और ये देखो, आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि भाई ये इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, ये सिंपल लग रही है, तो इसी को उठा लो, कोई बात नहीं, चेक कर लो। फर्स्ट में देख लो, फर्स्ट में ए की वैल्यू 6 है, तो और एक्स की वैल्यू इतनी है, वाई की वैल्यू इतनी है, बस डाल लो। 4 × x यानी 325/28। ठीक है, और माइनस, क्योंकि y जो है माइनस का है, a कितना है 6 है, और ये है 25 28 इक्वल टू a का स्क्वायर यानी 36। तो आपको दिख रहा होगा, आइडिया मिल रहा होगा 7। ठीक है, तो 7 से अगर डिवाइड करेंगे लगभग ये आएगा 40 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो 3 दूना और 3 3 90। ठीक है,
तो ये 36 के इक्वल तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। आगे चेक करते हैं, a इक्वल टू 6 और इसको ये इसमें पुट कर लेते हैं। तो 4x है तो मतलब 4 इंटू 48, ठीक है, और प्लस ax है, a कितना है 6 है और y कितना है 4 है, इक्वल्स टू 36। तो दोनों प्लस हो रहे हैं, देखो ये तो यही 36 से पार जा रहा, तो ये भी इक्वल नहीं होगा। तीसरे पे आते हैं, ठीक है, ऐसे आपको चेक करना है। और ये 4 इंटू 325/28 प्लस -12 है, और ये -12 है और ये -y है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 12 इंटू 25/28 हो जाएंगे। और किसके इक्वल होने चाहिए ये 144 के इक्वल होने चाहिए। तो ये भी 140, अगर हम लें एलसीएम लें, 4 को इंटू करें इससे, तो 650 1300 बटे 28 प्लस 60 300 बटे 28, तो ये भी 144 नहीं आ रहा, ठीक है। लास्ट वाला देख लेते हैं, लास्ट वाला तो होना ही चाहिए। 4 इंटू 48 प्लस -12 है यहाँ पे इंटू 4, इसको देख लेते हैं। 4 इंटू 48 या 48 कॉमन ले लो इसमें से, 4 -1 आ गया, 48 इंटू 3 यानी कि 144, मतलब यही आंसर आपका सही हो गया, ठीक है, यही आंसर आपका सही हो गया। तो इस तरह से आपको ये चेक करना था। अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होगी तो आप इसको आराम से कर सकेंगे, ठीक है। रेदर देन अगर आप मतलब कि इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करें, ठीक है, फिर वैल्यू निकालें, उससे अच्छा ये है कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो आप ऑप्शन को सीधे सीधे करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे आते हैं। अ कुकर इज मार्क्ड एट 12,500, एक कुकर की मार्केट प्राइस है 12,500 और डीलर ने सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा है 6%, 6% और 4% का। तो नेट सेलिंग प्राइस कितनी होगी? देखो 6% डिस्काउंट है तो 94% की उसकी वैल्यू होगी, फिर 6% है फिर 94% की वैल्यू होगी, ठीक है। 4% का डिस्काउंट है तो 96% वैल्यू होगी, और मार्केट प्राइस कितना है 12,500। बस कार्ड तो निकाल दो, फटाफट आंसर मिल जाएगा। 1010 1010, ठीक है। 24, पहले 5 से काट लेते हैं, 24 पहले 5 से काट लेते हैं तो ईजी रहेगा, फिर 24 लिखते हैं बाद में, ठीक है। 25 चौवे 25 पंचे, ठीक है, और 5 से अगर इसे काटें तो ये 20 आ जाएगा, 20 का आधा 10 और इसका आधा कितना आ जाएगा, इसका आधा कितना आएगा 48, ठीक है। और कुछ बच गया? और कुछ तो नहीं बचा, बचा कुछ कुछ 5 से कट गया 20 आ गया, 20 से आधा 10 हो गया, ठीक है। 4 से काट दिया इसको, 4 12 आ गया, तो और कुछ नहीं बचा, तो बचा 94 इंटू 94 इंटू 12/10, ठीक है। 10 इसलिए नहीं मैंने छोड़ दिया क्योंकि कट नहीं किया, क्योंकि पॉइंट लगाना ईजी है। अब देखो क्या आपको कैलकुलेशन पूरी करनी नहीं, देखो लास्ट डिजिट देखो, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 16 आएगा, 16 से 16 के आखिरी डिजिट 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 2 आएगा। तो लास्ट में देखो 2 कहाँ पे, यहाँ पे तो 6 है, ठीक है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 6, 2 यहाँ पे है, तो यही आपका पॉसिबल आंसर है, ठीक है। तो इस तरह को हमेशा आपको करना है, कभी भी देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरा स्टेप करने के नंबर नहीं है, आंसर सही करने के आपके नंबर हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लास्ट डिजिट से आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रणव बोरोस अस
सम ऑफ 5,98,397 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से उसने कुछ पैसे उधार लिए। एट द एंड ऑफ ही रिपेज 24,284, एक साल बाद उसने इतने रुपये वापस कर दिए। और आगे बोला गया कि इफ प्रणव क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट दैट accrued during the first year, how much does he pay at the end of second year? मतलब कहने का मतलब है प्रणव एक लड़का है, उसने कुछ पैसे उधार लिए 20% पर एनम से प्रति साल से, और एक साल बाद उसने 24,000 कुछ रुपए उसने वापस कर दिए। ठीक है, बोला गया कि अगर उसने सेकेंड ईयर की ख़त्म होते होते सारा पैसा ब्याज के समेत चुका दिया तो उसको कितना पैसा देना पड़ा होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सिंपल सी चीज़ आप समझो, पहले साल ब्याज कितना लगा, देखो पहले साल ब्याज लगा 59,8397 पे 20% का, एक साल के लिए अपॉन 100, कर लो डबल इसका 4,9,7,6,9,11 यहाँ पॉइंट इतना रुपए। अब पहले साल बाद उसने 24,000 रुपये वापस कर दिए, कुछ माइनस कर लो उसमें से 24,284, 3, 4, 7, 5 इतने रुपए। तो अब जो दूसरे साल ब्याज लगा होगा वो इस पे लगा होगा, समझ रहे हो? पहले साल जो ब्याज लगा वो तो इस पे लगा प्रिंसिपल पे, लेकिन दूसरे साल जो ब्याज लगा वो इस पे लगा। ठीक है, तो लगा लो अब वापस। ठीक है, 6,2,2,8,1,4 पॉइंट दिया। ठीक है, तो टोटल पैसा आप कितना उसको देना पड़ेगा 2 साल के लिए, पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज और जो प्रिंसिपल बचा है वो, तो जोड़ लो तीनों को 5,7,4,1,1,9,6,7,9.4 1,1,4,822.6 जीरो आ गया। ये तो 5 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर भी जोड़ लेते हैं 1, 6, 8, 0, 8, बिल्कुल सही। तो इतना पैसा उसको 2 साल बाद देना पड़ा होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये टाइप का क्वेश्चन जो है आपने बहुत बार देखा है, अगर मेरे आपने सेशंस किए होंगे तो ये लगभग हर शिफ्ट में हर डे में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है क्योंकि कैलकुलेटिव है, मेन बात है ऐसे क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं। ठीक है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखना है, लेकिन प्रोसेस ईजी है, पूछा जो है और बताया जो है वो ईजी है। ठीक है, आगे आते हैं, स्टेटमेंट वाइज है। अगर पी क्यू आर ट्राइंगल में पी टी एक मीडियन है, पी क्यू आर ट्राइंगल में पी टी एक मीडियन है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो आपको पता है जो पी क्यू प्लस पी आर होगा, पी क्यू प्लस पी आर होगा वो इक्वल होगा पी टी प्लस क्यू टी के ट्वाइस से। समझ रहे हो? कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर सेकंड। ये प्रॉपर्टी है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल आपकी नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, आगे आते हैं। हमें एक टेबल दे रखा है, ठीक है, टेबल को ध्यान से देखिए और पढ़िए क्या बोला गया है। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन अ पब्लिक एग्जामिनेशन एंड द परसेंटेज ऑफ दोज हु क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम 2 स्टेट एक्स एंड वाई। 2 स्टेट है एक्स एंड वाई, वहाँ से कितने बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं और कितने बच्चे अपीयर हुए हैं ये बताया गया। क्वेश्चन में पूछा क्या है वो दे रहा है, वो पढ़ो। The number of appeared candidate from state Z increased by 100%. 100% इंक्रीज हुआ फ्रॉम 2008 से 2009 तक। मतलब 2008 में अगर 10 बच्चे थे तो 2009 में 100% इंक्रीमेंट हुआ, तो मतलब 20 बच्चे हो गए। समझ रहे हो? दोगुना हो गया। ये समझो आप, ये कहने का मतलब इसका कहने का मतलब ये है।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ द टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट फ्रॉम स्टेट Z in 2008 and 2009 together is 552, अगर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, स्टेट Z की बात हो रही है, स्टेट Z की 2009 और 2008 को मिला के, दोनों को मिला के 552 टोटल कैंडिडेट्स हैं, तो आपको बताना है व्हाट इज द नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट Z इन 2009। तो पहली बार 2008 और 2009 की बात हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखना। मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर तो यहाँ पे दे नहीं रखा, ठीक है। अब समझो, ठीक है, 70% जो है क्वालिफाइड है, समझ रहे हो, 70%। तो अगर मान लो कि अपीयर कैंडिडेट्स कितने हैं, यहाँ पे x हैं, तो यहाँ पर 2x होगा। 2x क्यों होगा, मैंने आपको बताया, क्योंकि 100% इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो। और आपसे बोला क्या गया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, और दोनों का 2008 और 2009 का जो है वो कितने हैं, वो है 552। मतलब 2008 में कितने थे, 70% थे। किसका 70%, x का। और 2009 में कितने थे, 80% थे। किसका, 2x का। ये अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसकी वैल्यू दे रखी है 552, बस निकाल लो इसको। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7x और 16x में मतलब 23x अपॉन 10 इक्वल्स टू 552। 23 से 7 कट रहा है, ये तो 24। x की वैल्यू कितनी आ गई, 240 आ गई। x की वैल्यू 240 आ गई, लेकिन पूछा क्या है आपसे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर फ्रॉम स्टेट Z इन 2009। 2009 की बात की, 2009 में कितने हैं, 2x है ना। 2009 में कितने हैं, 2x है। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 240 इंटू 2 का डबल 480 हो जाएगी। 2x की वैल्यू निकालनी है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। सिर्फ स्टेटमेंट, जैसे आप इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं उसमें टाइम लगता है, लेकिन आंसर में टाइम नहीं लगता, सेम वही है। इतना बड़ा आपको ये दे दिया कि आप पढ़ो, पढ़ने में टाइम कंज्यूम करो, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो इजी था। सिर्फ ध्यान इस चीज़ का रखना है, जो ये लाइन है ये इंपॉर्टेंट है कि द नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट्स फ्रॉम स्टेट Z इंक्रीज बाय 100% इंक्रीज हुआ है। मतलब अगर पहले साल x था तो दूसरे साल 2x हुआ होगा, पहले साल 10 से दूसरे साल 20 होंगे, पहले साल अगर 100 थे तो दूसरे साल 200 होंगे। ये कहने का ये लाइन इंपॉर्टेंट थी, बाकी क्वेश्चन ईजी था। आगे चलते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूब इज गिवन एट 1152। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो वो होता है 6a², ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें कितनी रखी है, 1152। तो डाल दो। अब आपको पता है साइड ही पूछी गई होगी, तो साइड ही पूछी है, a की वैल्यू पूछी है, तो कैंसिल कर दो पहले इसको। कितना आएगा, 192। तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 192। ये कितना होता है, ये होता है 3 इंटू 64 यानी कि 8√3 मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। और क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ये भी आप मुझे बता दो। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 4a²। और वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम होती है क्यूब की a³। ध्यान रखना है ये चीज़, वैसे तो मैंने पहले भी बताया है, लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स टू 2 एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल, तो देन द वैल्यू ऑफ थीटा कितनी होगी। तो बताओ भाई, tan थीटा और cot थीटा 2 कब होता है भाई, जब दोनों की वैल्यू 1 1 होगी। और tan थीटा और cot थीटा 1 कब होता है, जब थीटा का कितना होता है, 45 होता है। सिंपल क्वेश्चन है ना। तो इस तरह से भी कर सकते थे, मतलब ये तो आपको दिमाग में वैसे ही आ जानी चाहिए खटाक से। आगे आते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट a टेंजेंट इज ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 7 यूनिट्स, ठीक है। फ्रॉम द सेम पॉइंट a secant is drawn to a circle which cuts the circle at b and c, ठीक है, and b is near a than c।
कहने का मतलब ये है, ये सर्कल है, ठीक है, ए यहाँ से टेंजेंट गया है और ए टेंजेंट सर्कल, समझ जाओगे आप, चलो समझ जाओगे, ये टेंजेंट है ए, ठीक है, और एक सेकंड गई है, सेकंड ऐसा होती है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट टी है, और आपसे बोला गया है कि ए बी इज नियर है सी से, तो बी जो है यहाँ पे होगा, सी जो है यहाँ पे होगा, कहने का मतलब ये है इसका। आगे पढ़ते हैं, ये मैं हटा देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे वो और क्या है, रेडियस 7 यूनिट दे रखी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी की लेंथ कितनी है निकालनी है। इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए इज 21 यूनिट्स एंड द लेंथ ऑफ ए बी इज 14 यूनिट्स, मतलब ये 21 दे रखी है और ये 14 दे रखी है, आपको बी सी निकालनी है, ये निकालनी। तो आपको पता सीधा सीधा प्रॉपर्टी है, तो क्या प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए टी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी इंटू ए सी, पढ़ी है ना आपने टेंजेंट की प्रॉपर्टी। तो 21 का स्क्वायर इक्वल्स टू 14 इंटू ए सी, क्या है, ए सी को आप लिख सकते हैं 14 प्लस बी सी, या ये ए बी प्लस बी सी, या फिर बी सी की जगह हम यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं और इजी रहेगा, 14 प्लस एक्स, 14 21 का स्क्वायर 441 और यहाँ पे 14 से डिवाइड कर दो, 14 प्लस बी सी आ जाएगा, ये आ जाएगा 63, ये 70, तो 63 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 7 छक्के 63 का हाफ ही कर दो, कितना आएगा, 31.5 आएगा, 31.5 इक्वल्स टू 14 प्लस बी सी, तो बी सी कितना आ जाएगा, 31.5 में से 14 माइनस कर दो, 17.5, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ से मतलब बी सी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, 31.5 में से 14 माइनस करेंगे तो आएगा 17.5, ठीक है, क्योंकि मैं माइंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ इसलिए मुझे थोड़ा, मैं बोला ना मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट चलता हूँ, कभी कभी गलती भी हो जाती है, लेकिन यही है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ए टी जो स्क्वायर, ए टी का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा होता है ए बी ये वाली साइड इंटू ए सी ये वाली साइड, ठीक है, ये चीज़ प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर जब आप टेंजेंट वगैरह सेकेंड वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे आते हैं, बोला गया अगर ए एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, तो इसका ये किसके इक्वल होगा, सॉल्व कर लो पहले, इसको रेशनलाइज कर लो, ठीक है, देखो 1 माइनस सी है और 1 प्लस सी है, रेशनलाइज कर लो इसको, 1 माइनस सी से भी इंटू कर दो, यहाँ पे भी कर दो, प्लस है, इसको भी वही कर लो, 1 प्लस सी है 1 माइनस सी है इंटू 1 प्लस सी 1 माइनस 1 प्लस, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये 1 माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेम वही चीज़ 1 प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है, तो ये हो गया 1 माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, स्क्वायर्स ये कट गया, ठीक है, तो आपको क्या मिला, 1 प्लस सी एस 1 माइनस सी और 1 प्लस सी, एलसीएम लोगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 2 बाय साइन बचेगा, 2 बाय साइन यानी कि 2 कॉसेक आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इजी था। ये पहला मेथड है जिसमें आप मतलब कि आप सिंपल जो प्रोसेस है सिंप्लीफिकेशन का वो उसको फॉलो कर रहे हैं। सेकंड मेथड यह है कि ए को एक्यूट एंगल दे रखा है, तो आप मान लो कॉस को 30, थीटा को ए को थीटा लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए को आप 30 मान सकते हैं, 45 मान सकते हैं, 60 मान सकते हैं, जो भी मान सकते हैं, ठीक है, यहाँ पुट कीजिए उसकी वैल्यू को, आंसर निकालिए, यहाँ पुट कीजिए, देखिए किससे मैच कर रही है, जिससे मैच कर रही है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये सेकंड मेथड है, जिससे भी आप करना चाहें, जो आपको इजी लगता है उससे आप कर सकते हैं। आगे आते हैं,
आगे भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? देखो देखो, अगर हम 25 की पावर 4 को हम लिख दें 25 का स्क्वायर है ना, ब्रैकेट छोटा हो गया, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर लिख दें, तो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ये है भाई 2 × 625, समझ रहे हो? और 1 को हम स्क्वायर लिख दें, तो आपको लग रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि 625 क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है। और 25 को अगर हम a मान लें, इसको हम b मान लें, तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो a क्या है हमारा? a को हमने माना 25 का स्क्वायर, b क्या है हमारा? 1 स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या बच गया? इधर बचा 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप साफ साफ देखो, अब एक चीज और देखो, इसको अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें, इस पूरे को हम a मान लें, इस पूरे को हम b मान लें, तो ये लिख रहा है a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? वो होता है a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। तो खोल दो इसको भाई, ये a है हमारा प्लस b, ठीक है, और माइनस b, क्लियर। तो आप साफ साफ दिख रहे होंगे कि भाई ये वाली चीज़ कट रही है, इसलिए मैंने वो किया। अब सिंपल सी बात है, जो आखिरी में बचा उसको कैलकुलेट कर लीजिए। बचा है 25 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 25, 25 का स्क्वायर 625, 625 में 1 प्लस करो माइनस 25 करो, तो यानी 601 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत से बच्चे जो मतलब जो नया नया स्टार्ट कर रहे होंगे इसको, उनको कन्फ्यूजन पता क्या हो रही होगी? कन्फ्यूजन ये हो रही होगी कि पहली बार में हमने ए को क्या माना है? पहली बार में हमने यहाँ पे ए को हमने इसको माना है, ए हमने माना है 25 का स्क्वायर, ठीक है, और बी को माना है 1। तो यहाँ पे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जहाँ पे ए स्क्वायर ये दिख रहा था हमें, 2ab हमारा ये है, ये जो है ये 2ab है, ठीक है, और ये जो है ये साफ साफ बी स्क्वायर दिख रहा था। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए हमारा ये है प्लस बी हमारा ये है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ बन गया। और यहाँ पे हमने दूसरा फॉर्मूला लगाया, वहाँ पे हमने ए को हमने पूरा ये, इसको पूरा ए माना, इसको पूरा बी माना, और हमने देखा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो जिसका फॉर्मूला ये होता है उससे हमने यहाँ किया। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था ये दोनों कट रहे थे, आप हमने काट दिया, ये बचा, तो हमने फिर सॉल्व किया, तो आंसर हमें मिल गया। तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है अपने माइंड में, हमने सिंपल तरीके से किया है। आगे आते हैं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनिशियली इन अ कॉलेज इज 5:6। स्टार्टिंग में एक कॉलेज में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो था 5:6। इफ 40 बॉयज लीव द कॉलेज, अगर 40 लड़कों ने कॉलेज छोड़ दिया और 50 लड़कियों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो रेशियो बन गया 8:11। तो आपको नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कितने हैं, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में रेशियो कितना था, 5/6 था, एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। देखो कितने लड़कों ने छोड़ा, 40 लड़कों ने छोड़ा, कितनी लड़कियां आई, 50 लड़कियां आई, और रेशियो कितना बन गया, रेशियो बन गया 8:11। सिंपल है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 11 वहाँ जाएगा, 5x माइनस 40 इक्वल्स टू 8, 6x प्लस 50, ये आ जाएगा 55x माइनस 440 इक्वल्स टू 48x प्लस 400, ठीक है। और ये आ जाएगा 7x बचेगा, 48 यहाँ चला जाएगा, और ये वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, तो 840 हो जाएगा। x से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 दूनी 120, x आ गया 120,
लेकिन आपसे एक्स नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है वो ध्यान दो। आपसे पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इनिशियली, स्टार्टिंग में गर्ल्स कितनी थी कॉलेज में, तो स्टार्टिंग में गर्ल्स कितनी थी 6x थी। कितनी थी 6x थी। x हमें पता है कितना है 120, तो 6 से करेंगे तो कितना आएगा 720 आएगा। तो इतनी स्टार्टिंग में गर्ल्स थी। तो आपको ध्यान भी देना है कि स्टार्टिंग में पूछा क्या है आंसर में, क्वेश्चन में सॉरी। आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका एवरेज वाला है, ये हम क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। बोला गया है कि अगर 30 बच्चे अपीयर होते हैं एक टेस्ट में एंड द एवरेज स्कोर ऑफ 12 स्टूडेंट इज 62, 12 बच्चों का एवरेज जो है 62 है, एंड द रेस्ट इज 68, जो बचे हुए बच्चे उनका 68 है। 12 तो 30 बच्चे हैं, 12 का एवरेज इतना है, तो बच गए कितने 18 बच गए, तो 18 का कितना है इतना है। आपसे पूछा कि टोटल एवरेज कितना है, तो सिंपल सी बात है 12 का है 62, 18 का है 68, बचे कितने हैं 30, पहले कट कर लेते हैं 10 छक्का 14, ये आ जाएगा 248 प्लस 408 अपॉन 10, यानी कि 656 अपॉन 10 यानी 65.6 ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा जो है आज का क्लास, आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। आशा है आपको बहुत ही हेल्प हुआ होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ गलतियाँ पहचानी होंगी जो आप करते हैं रेगुलर जब एग्ज़ाम देते हैं। और मॉक टेस्ट देते रहिए। और मॉक टेस्ट देखो, PYQ सॉल्व करना ही उतना इम्पोर्टेंट है जितना उसको एनालाइज करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमेशा मैं आपको बस लास्ट में यही बोलूँगा कि भाई सिलेबस के पीछे मत भागो, रेगुलर PYQ सॉल्व प्लस एनालाइज करते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो देखो एक टाइम बाद मन में एक स्टेट आ जाती है, एक माइंड ऐसा बोला जाता है कि भाई तू जो कर रहा है सही कर रहा है, तू कभी गलत हो ही नहीं सकता, है ना। सबके आता है भाई, आप मतलब कि कोई यूनिक नहीं हो कि सिर्फ आप ही को आ रहा है या फिर बाकी किसी को आ नहीं रहा तो आप उसकी टेंशन ले रहे हैं, सबको आता है। तो भाई टाइम टू टाइम डेली बेसिस पे PYQ दीजिए, PYQ एनालाइज कीजिए। ठीक है, एंड रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उसको सुधारिए, बेहतर बनिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।